दोस्तों नमस्कार। उर्दू का एक शेर है, मरने वाले की हिचकी जरा गौर से सुनो। मरने वाले की हिचकी जरा गौर से सुनो, जिंदगी भर का सार बस उसी में है। अंतिम वक्त में जो आदमी अपने विचार रखता है उसमें पूरी जिंदगी का सार होता है। उसका अनुभव होता है, उसके अच्छे बुरे अनुभव के हिसाब से जो सार निकलता है वो उसको व्यक्त करता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रामायण में भी इस बात को कहा गया है। जब रावण मृत्युशैया पे था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा था कि जाइए, रावण को प्रणाम करिए और उनसे गुरु मंत्र सीखिए। क्योंकि रावण बहुत विद्वान आदमी था। हालांकि उसने कुछ गलतियां करी जिसकी सजा उसको मिली, लेकिन उसका अनुभव, उसका एक्सपर्टाइज जिन बातों में था, अगर आप उनमें से कुछ सीखेंगे तो आपके काम आएगा। ये उपदेश थे लक्ष्मण को राम जी के द्वारा। आज जो मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं वो ये कि अल्टीमेटली समाज में एक सवाल को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि आफ्टर ऑल जो जवाबदेही है हमारी अदालतों की, सुप्रीम कोर्ट की और जजेस की, वो किसके प्रति है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर। आप एक दूसरे को गाइडेंस नहीं दे सकते। राजनीति जो है वो न्याय व्यवस्था में इंटरफियर नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी इंटरफियर नहीं करेगी, पार्लियामेंट इंटरफियर नहीं करेगी। तो आफ्टर ऑल कौन जवाबदेह होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जुडिशरी है वो किसके प्रति जवाबदेह है। क्या जजेस अपनी मनमर्जी कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर समाज में हर जगह पे चर्चा और चिंता का विषय बना रहता है। लेकिन अब आपको पता है कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, चंद्रचूड़ साहब, डीवाई चंद्रचूड़ जी, ये अब रिटायर होने वाले हैं अगले कुछ दिनों में। और जब ये अपनी पब्लिक स्पीच दे रहे थे तो इन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से जो कहा वो मैं आपके सामने रखने वाला। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को पता नहीं है कि उन पे प्रेशर्स हैं, या जुडिशरी को ये नहीं पता है कि दे आर ऑल्सो अंडर कॉन्स्टेंट वॉच। उन पे भी जनता की निगाह है। और ये बात अब और भी ज्यादा चिंतित हो जाती है जब सोशल मीडिया का जमाना है। और मैंने थोड़े समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर, कि इस बात को आप समझिए। जो मैंने जजेस से निवेदन किया था कि आप भी सोशल मीडिया की नजरों में हैं। आपका जो भी कार्यकाल है, जो भी डिसीजन है, जो भी निर्णय है, वो सब सोशल मीडिया में आज चर्चा होती है। आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें समाज में हैं। इस बात को हमें समझना होगा। तो चंद्रचूड़ साहब ने अपने एक भाषण में अभी 2 दिन पहले कहा कि पब्लिक ट्रस्ट इज क्रूशियल फॉर द कोर्ट्स। अगर जनता का अदालतों पे भरोसा नहीं रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कारण बहुत सिंपल है। आफ्टर ऑल, जब अदालत कोई निर्णय देती है और पुलिस उसको लागू करवाती है या समाज उसको एक्सेप्ट करता है, ये तभी तक हो सकता है जब तक जो जनता है देश की वो कोर्ट्स पे भरोसा करे। मान लीजिए कल को जनता ने कोर्ट्स पे भरोसा करना बंद कर दिया तो क्या होगा? अराजकता फैलेगी, जैसे बाकी क्षेत्रों में हो रहा है। आज जनता पुलिस की अगर रिस्पेक्ट नहीं करती तो वो कानून अपने हाथ में लेती। ब्यूरोक्रेसी को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करती तो वहां पे भी हंगामा होता है। पॉलिटिशियंस को अगर वो रिस्पेक्ट नहीं करती तो वहां पे भी हाथापाई हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जनता अपना गुस्सा निकालती है, लेकिन अगर जनता आपकी इज्जत करती है तो आपकी हर बात को मानती भी है। ये बात भी हमें समझनी होगी। जजेस आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल एंड डू नॉट ऑपरेट एज पर पॉपुलर मैंडेट। क्योंकि जनता जो है वो जजेस का चुनाव नहीं करती है। वो कोई पॉपुलर मैंडेट लेके नहीं आती है कि अब आप जज बन गए, अब आप 5 साल के लिए हो। पब्लिक ट्रस्ट जो होता है उसी से जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी आती है। इसीलिए जब जनता आपको चुनती नहीं है और आप जनता के हितों का फैसला करने के लिए वहां बैठे हैं, तो आपके फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे जनता का कोर्ट्स के प्रति विश्वास बढ़े। ये बात बहुत क्लियरली सामने आई है। Public trust is central to credibility of judiciary branch and which is otherwise insulated from public opinion in its operations. कहने का मतलब यह है कि जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो जजेस हैं, अगर वो अपने काम करने की शैली में क्रेडिबिलिटी नहीं लाते हैं
तो फिर जनता का विश्वास उठता है। और इसीलिए आम बातों में तो जनता के ओपिनियन क्या है, कोर्ट को इससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन कार्रवाई पे जनता की क्रेडिबिलिटी, कोर्ट की क्रेडिबिलिटी जनता की नजरों में होना जरूरी है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण देता हूं। हरिद्वार में धर्म संसद हुई। कोर्ट ने उस पर सु मोटो कॉग्निजेंस लिया कि आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कैसे स्टेटमेंट दे सकते हैं, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उन व्यक्तियों को जेल भी डाला पड़ा। लेकिन जब सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु में उससे भी ज्यादा खराब भाषा का इस्तेमाल किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, जजेस खामोश रहे। क्या इससे कोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी? क्योंकि आपका अपना ही आदेश है कि अगर कोई किसी धर्म विशेष के खिलाफ बात करता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन जब सनातन धर्म के खिलाफ वहां के उप मुख्यमंत्री ने बात कही थी, तो आप खामोश क्यों थे? यहां पे सवाल आता है क्रेडिबिलिटी का, ऑब्जेक्टिविटी का। इसी तरह से जब लखीमपुर खेरी में दुर्घटना हुई, किसान की मौत हुई, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविटी करी, कार्रवाई हुई, कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हुए। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में हिंदुओं पर नरसंहार हुआ चुनाव के बाद, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। क्यों? इससे जनता को यह लगता है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट बायस तो नहीं है, क्या हमारे जजेस बायस तो नहीं है? क्योंकि बार बार पॉलिटिशियंस इस बात को भुनाते रहते हैं, कहते हैं क्या हुआ, सत्ता बदल गई तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। अब ये मुद्दे जब समाज में आ जाते हैं तो कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठना लॉजिकल हो जाता है। पब्लिक ट्रस्ट इज क्रूशियल इफ आवर कोर्ट्स aspire to view an effective dispute resolution and deliberative bodies. अगर हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रस्ट इज नॉट ओनली फॉर कोर्ट्स लेजिटिमेसी, दैट इट इज कोर्ट्स मॉरल राइट टू कमांड ओबीडियंस एंड एलिजेंस। अगर जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर जनता कोर्ट को इज्जत ही नहीं देगी तो उसके डिसीजन को क्यों मानेगी? इसलिए कानून हाथ में लेने की बात आती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट एज पब्लिक ओरिएंटेड institutional design structure must therefore be geared up towards responsive transparency and accessibility. हम बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन जब बात आती है जजेस के एसेट्स को डिक्लेरेशन की, तो जजेस एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते। यह सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन है कि भाई आप एसेट्स डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अगर आपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए तो क्या इससे लेजिटिमेसी या इससे ट्रांसपेरेंसी की जनता उम्मीद कर सकती है? जब जजेस खुद ही अपने एसेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, अगर आपके एसेट्स हैं तो है, उसमें दिक्कत क्या है? सवाल यह हो सकता है कि या तो आपने अपने जो इनकम टैक्स फाइलिंग है उसमें आपने कुछ और दिखाया और हकीकत में कुछ और है। क्या ये है? तो अगर ऐसा है तो क्या ये लेजिटिमेट राइट्स होना चाहिए जजेस को कि वो दूसरों की जिंदगी के फैसले करें, जब खुद वहां पे पारदर्शिता नहीं है और खुद उन्होंने कानूनों का वायलेशन किया? तो सवाल गंभीर है कि अगर जजेस अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करते हैं तो क्या जनता में इसका पॉजिटिव इमेज आता है या नेगेटिव? इस बात को समझना होगा। यह बात सही है, चीफ जस्टिस ने कहा कि मेजर्स सच एज लाइव स्ट्रीमिंग हैव हेल्प्ड fostering internal inefficiency, accountability and institutional stability. ये बात सही है, क्योंकि आज जनता बड़े बड़े वकीलों को कोर्ट में बहस करते देख सकती है, जजेस के सवालों को देख सकती है, किस तरह से चर्चा हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब चीजें आज जनता देख सकती है। निश्चित रूप से दबाव सब पे है। इसीलिए कपिल सिब्बल साहब ने थोड़े दिन पहले कहा था कि मेरे 50 साल के कैरियर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है सोशल मीडिया में। भाई जो आप बोलोगे जनता तो वही देखेगी, इसका मतलब आपको भी तैयारी करनी है। Perception of fairness is also important. The perceived perception of our decision as well as ease of obtaining them are important. परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, जनता को न्याय कितनी जल्दी और आसानी से मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस दिशा में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो इस दिशा में प्रयास है, हम इसका स्वागत करते हैं। Technological reforms undertaken to make Indian courts more accessible to people
like virtual hearing, live streaming, e-filing, online case information system, use of AI tools for translation of judgments in regional languages. Distance between litigant and courts. Familiarity with courts processes are important determinants of accessibility of court to the people. बिल्कुल सही है, जितना सिस्टम आसान होगा, नहीं तो अदालत जाने का मतलब बहुत बड़ा टेंशन होता था। आज भी हिंदुस्तान में न्याय बहुत महंगा है। जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम है और जिस हिसाब से कोर्ट्स में खर्चे होते हैं, तारीख पे तारीख लगती है, ट्रैवल का कॉस्ट है, बाकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वकीलों के खर्चे हैं, ये आसान काम नहीं है। तो अभी भी हम कितना भी कोशिश करें कि हमारी न्याय व्यवस्था सुधर जाए, लेकिन अभी उसमें बहुत कुछ बाकी है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट इज डिटर्मिनेशन बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। ये बात सही है। आप आज कोर्ट में जाते हैं, वहां जज आपके सवालों को सुनता है या नहीं, आपकी बात को सुनता है या नहीं, आपके दुख दर्द को समझता है या नहीं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ। क्रिटिकल इमरजेंसी केस है, जजेस को कहा गया कि सर आप इसको थोड़ा प्रायोरिटी पे सुन लीजिए क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं कर रही है, किडनी ट्रांसप्लांट होना है। उन्होंने कहा किस बात की जल्दी है? जब इस तरह के सवाल आते हैं, क्या किडनी डोनर हमेशा मिल जाएगा? क्या डॉक्टर्स हमेशा सेम डे डेट दे देंगे? ये भी उस पेशेंट को देखना है। लेकिन ये कहना कि क्या जल्दी है, इससे पता लगता है कि जो जजेस हैं वो समाज में जो पीड़ा है उसको शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन कहीं तो डिफरेंशिएशन होगा। जहां लाइफ एंड डेथ का सवाल है वहां वास्तव में जल्दी ही होती है। वहां यह कहना कि किस बात की जल्दी है, यह अपने आप में चौंकाने वाला स्टेटमेंट था और यह अनुभव किया गया है। लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, फिजिकल inaccessibility, complex procedures often exercise an alienating influence of people and eroding public trust. आफ्टर ऑल ये सिस्टम बनाया किसने? आपने ई फाइलिंग का सिस्टम बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ई फाइलिंग के अंदर इतने सारे प्रावधान आपने रख दिए हैं कि आम वकील तो बेचारा डिफेक्ट हटाते हटाते परेशान हो जाता है, क्योंकि आपने उसके सामने कोई एग्जाम्पल तो रखा होता। हर जो आपने कानून बनाया उसके सामने आप एग्जाम्पल तो रखते कि देखिए ये कागज इस तरह से बनेगा। वहां पे कोई स्पेसिमेन होता, कोई सैंपल्स होते, तो लोगों को सुविधा होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने रूल बना दिए। अब उस रूल का मतलब क्या है? आपने कहा कि पेपर शुड बी टाइप्ड और फॉर्मेटेड इन ए पर्टिकुलर मैनर। आप उसका एक स्पेसिमेन भी लगा देते कि पेपर ऐसे फॉर्मेटिंग होगा। इट शुड बी क्लियर। क्लियर मीन्स व्हाट? जो आदमी टाइप करता है उसको तो क्लियर ही लगता है। कहने का मतलब है कि आप जो भी कानून बनाते हैं उसके साथ एग्जाम्पल और अगर स्पेसिमेन कर दें, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में जो लाखों वकील प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो ऑनलाइन में घबरा रहे हैं, अल्टीमेटली वो क्या होता है? वो डिपेंड करते हैं क्लर्कों पे। जैसे ही आप क्लर्कों पे डिपेंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन बढ़ जाती है, क्योंकि जिसको हम कहते हैं खर्चे बढ़ जाते हैं। अब उनको कौन एड्रेस करेगा? तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये कहना कि कोर्ट किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना बिल्कुल सही है कि जनता के प्रति जवाबदेह है, और अगर अब आप जवाबदेह नहीं है तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी क्षमता पे, आपकी भरोसे पे सवाल उठेगा। और जब जुडिशरी पे सवाल उठने लगे तो ना वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। तो उम्मीद है कि जनता के साथ साथ जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा, जुडिशरी भी समझेगी, जुडिशियल सिस्टम भी समझेगा, और देश की जनता का जो भरोसा है जुडिशरी पे और बढ़ेगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।